हेलो एवरीवन, त्रिवेदायस में आप सभी का स्वागत है। आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम सबसे पहले देखने वाले हैं एससीओ को, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन को, जिसकी हाल ही में बैठक हुई है। और इसका जो घोषणा पत्र है उसको बोला गया है तियानजिन घोषणा पत्र, याद रखिएगा इसको ना। तो ये आ सकता है कि हाल ही में ये चीज़ न्यूज़ में रही, वो किस से संबंधित है, या फिर जो तियानजिन घोषणा उसका संबंध किस से है। तो याद रखना आपको एससीओ से संबंध है इसका। तो देखिए 2 महीने पहले है वहाँ पे विरोधाभास देखने को मिलता है भारत का और चीन का, है ना। तो उसके संदर्भ में है कि क्या चीज़ें अभी घटित हुई हैं, क्या बदलाव आया है तियानजिन जो घोषणा हुई है उसके अंतर्गत। तो देखिए जब पहले 2 महीने का विरोधाभास किस कारण से होता है, जो पहलगाम आतंकी हमला होता है उसके कारण, है ना। तो जो पहलगाम आतंकी हमला होता है उसको उल्लेखित नहीं किया जाता है वहाँ पे, है ना। इस पे कोई चर्चा नहीं होती है, इस कारण से यहाँ पे विरोधाभास देखने को मिलता है। लेकिन तियानजिन घोषणा पत्र है उसमें इसको शामिल किया गया है। तो सभी सदस्य देश हैं, चाहे वो भारत, चीन, पाकिस्तान कोई भी हो, सभी ने आतंकवाद पे मजबूत रुख अपनाया है। सभी ने पहलगाम आतंकी हमला उसकी निंदा की है और पीड़ित जो भी पीड़ित परिवार थे उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। जो भारत है उसका कहना है कि आतंकवाद है वो सभी रूप है, कोई किसी भी रूप में हो अस्वीकार्य होगा। और इसके लिए जो डबल स्टैंडर्ड चल रहा है ना, उसको माने जैसे पाकिस्तान के द्वारा देखा जाता है, चीन के द्वारा डबल स्टैंडर्ड को देखा गया, तो भारत इसका विरोध करता है। और इसमें सीमा पार जो आतंकवाद है यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके खिलाफ स्पष्ट शब्दों में आलोचना की गई। तो ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है, क्योंकि देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि भारत और पाकिस्तान है उसका काफ़ी गठजोड़ था, है ना। चीन के द्वारा हथियार और खुफिया मदद की गई थी। इसके बावजूद अब जैसे एससीओ घोषणा होती है उसमें भारत का जो रुख है उसको शामिल किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें की बात करें तो देखिए पाकिस्तान में भी आतंकी हमला हुआ था, उसकी भी निंदा की गई। सीमाओं की जो अखंडता और संप्रभुता है यानी सोवरेनिटी और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उस पर भी जोर दिया गया है, विशेषकर जो भारत चीन सीमा विवाद है उसके संदर्भ में। इसके अलावा जो गाजा संकट चल रहा है ना, अमेरिका की जो कार्रवाई हो रही है, इजराइल की जो कार्रवाई हो रही है उसकी भी कड़ी निंदा की गई। और जो ईरान पर हाल ही में जो इजराइल अमेरिकी हमला हुआ था उसकी अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर के अनुरूप इसको उल्लंघन बताया गया। तो हम यूपीएससी के लिए विश्लेषण को देखें तो देखिए भारत की कूटनीतिक रूप से स्थिति को देखें तो देखिए एससीओ जैसा मंच है जहां चीन और पाकिस्तान अक्सर भारत को घेरने की कोशिश करते हैं, वहां भारत के जो पहलगाम हमले की निंदा करवाना है ना, एक काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीतिक या कूटनीतिक स्थिति को दर्शाता है। ये क्या है, भारत की डिप्लोमेटिक क्लाउट, ये कीवर्ड याद रखिएगा, डिप्लोमेटिक क्लाउट, और बातचीत में संतुलन साधने की क्षमता को दर्शाता है। चीन पाकिस्तान चुनौती की बात करें तो दोनों ही देश ना आतंकवाद के मुद्दे पे भारत के खिलाफ क्या है, डबल स्टैंडर्ड को अपनाते रहे हैं। लेकिन इस बार है एससीओ जो घोषणा होती है उसमें भारत का जो दृष्टिकोण है वो झलकता है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदेश भी दिया गया, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको लेकर वैश्विक सहमति की कोशिश की गई है, अमेरिका और इजराइल की आलोचना की गई है ना। तो ये एक तरीके से क्या दिखाता है कि जो एससीओ है उसका झुकाव है अब वो किस विरोधी हो गया, यूएस विरोधी ध्रुवीकरण की ओर हो गया है। हालांकि भारत को ये सावधानी रखनी होगी कि जो यूएस है ना और एससीओ है तो उन दोनों की तरफ एक संतुलन को बनाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इसके बाद में एक है कि भारत में कैंसर की स्थिति, तो ये 2015 से 19 के डेटा हैं, उनका विश्लेषण देखते हैं। तो देखिए ये डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो, है ना। तो देखिए अगर हम मामले देखें, है ना, 2015 से 19 के जो दर्ज मामले हैं लगभग 7 लाख थे और मौतें लगभग 2 लाख थी। लेकिन 2024 के लिए अनुमान क्या है कि देखिए जो दर्ज मामले हैं वो 2 गुना से भी ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। और मौतें हैं वो तो ये एक तरीके से मान लीजिए लगभग 4.5 गुना हो गई है। तो ये काफ़ी घातक है ना। अगर महिला और पुरुष की स्थिति को देखें तो देखिए महिलाएं हैं उनमें कैंसर के मामले तो ज़्यादा हैं, लगभग 51%, लेकिन मौतें हैं वो कम होती हैं, लगभग 45%। कारण क्या है इसका, देखिए जो महिलाओं में जो प्रमुख कैंसर होते हैं वो मेनली होते हैं स्तन के कैंसर, गर्भाशय गिरवा के कैंसर, है ना। ये हैं लगभग महिलाओं के 40% मामले, है ना। तो इनकी क्या है कि जल्दी से पहचान हो जाती है, बेहतर इलाज संभव है, स्क्रीनिंग उपलब्ध है। पुरुषों में अगर कैंसर की देखें तो मेनली मुख का, फेफड़े, लीवर, पेट, अन्ननली, है ना, इनके कैंसर पाए जाते हैं।
तो इनका पता लगाना मतलब देरी से पता चलता है, तो जिसके परिणामस्वरूप इनका खराब परिणाम ही निकलता है। हालांकि ये भी देखें कि जो महिलाएं हैं ना, उनमें मुख कैंसर है, उसे जीवित रहने की संभावना पुरुष से भी बेहतर है। तो बात करते हैं ओरल कैंसर की बढ़ती चुनौती की। देखिए, पुरुषों में जो फेफड़े का कैंसर होता है उससे भी बढ़ गया है आगे ओरल कैंसर। देखिए, एक महत्वपूर्ण ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हाल ही के वर्षों में जो तंबाकू सेवन है उसमें तो कमी आई है। लगभग जो पहले 34.6% था, वो अब घट के कितना हो गया 28.6%। मतलब इतने ही लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो ओरल कैंसर है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए, जो ओरल कैंसर है वो एक दिन में नहीं दिखता है, ये लगभग 20 साल प्लस का होता है ना। तो इस कारण से इसके जो परिणाम है वो बाद में दिख रहे हैं। अभी शराब का सेवन बढ़ रहा है, तो इससे मुख, लीवर, पेट, कोलेस्ट्रॉल कैंसर है, इनका खतरा बढ़ा है। वो याद रखिए, जो तंबाकू और शराब का जो एक साथ में सेवन किया जाता है ना, वो सम्मिलित रूप से बहुत ही बुरा या फिर खतरा है इसके लिए। क्षेत्रीय असमानता की बात करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा कौन पीड़ित है? उत्तर पूर्वी भारत के। भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर का बोझ यहीं पे है, पूर्वोत्तर भारत में, विशेषकर आइजोल मिजोरम में ये चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ कारण क्या है? तो देखिए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू का सेवन किया जाता है, सुपारी का सेवन किया जाता है। खान पान की आदतें वो बहुत ही ख़राब है वहाँ पे। जैसे फर्मेंटेड पोर्क फेट है उसका यूज़ करते हैं, स्मोक्ड मांस मछली का यूज़ करते हैं, तीखा भोजन, सोडा का उपयोग करते हैं, है ना। तो देखिए, धूम्रपान होता है, एक तरफ शराब होती है, घरों को गर्म रखने में आग का उपयोग, है ना, ये सब क्या इंडोर प्रदूषण का कारण बनते हैं और बाद में ये कैंसर का कारण बन जाते हैं। बात करते हैं सरकारी पहलों की। तो देखिए, आयुष्मान भारत है, उसके तहत बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, जो स्वास्थ्य और वेलनेस के अंदर होते हैं वहाँ पे कैंसर की स्क्रीनिंग होती है। जिला स्तर पर डे केयर्स के अंदर हैं, तृतीयक स्तर पर भी इसका इलाज किया जाता है। जो नई दवाएं हैं उनको सस्ता करने के लिए उनके शुल्क में कमी की गई है। HPV वैक्सीन जागरूकता अभियान, नियमित स्क्रीनिंग है, इन पर काफ़ी जोर दिया जाता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कच्छ गुजरात में मातनमाद। याद रखिएगा, प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मातनमाद, है ना। कहाँ पे एरिया है? कच्छ गुजरात में। तो ये चर्चा में क्यों है? देखिए, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो उसकी विशेषताएं हैं वो किससे मिलती जुलती हैं? मंगल ग्रह से मिलती जुलती हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रयोग स्थल बन सकता है। तो स्थान कहाँ पे है ये? तो ये कच्छ ज़िले में भुज जो एरिया है गुजरात, वहाँ पे स्थित है। ये एरिया है ना, बहुत ही बंजर एरिया है, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, खेती व बड़ी बस्तियों के लिए अनुपयुक्त है। मतलब एक मानव रहित एरिया है ये। यहाँ पे पाया क्या जाता है? तो एक खनिज पाया जाता है जारोसाइट, है ना, और वो ही कहाँ पे पाया जाता है? मंगल पे पाया जाता है। ठीक। तो देखिए, जारोसाइट उन एरियाओं में पाया जाता है जहाँ पे पानी होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मंगल ग्रह पे भी फिर पानी हो सकता है। तो ये आप इसकी स्थिति देख सकते हैं मैप में। तो देखिए, मैप में जैसे ये इस तरीके से जो गुजरात का एरिया है ये, है ना, यहाँ पे ये है ये एरिया मातनमाद। तो मातनमाद एरिया है। तो यहीं के आसपास में आप भुज देख सकते हैं, जामनगर, द्वारका, है ना, ये द्वारका, जामनगर, भुज ये एरिया है। तो देखिए, जारोसाइट है, उसकी खोज और इसका महत्व है ना। तो इसको 2006 में इसरो के द्वारा खोजा गया था। जो इसकी एज बताते हैं वो है कि 55 मिलियन वर्ष, जो पेलियोसिन काल वहाँ का है ना। तो महत्व की इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो जारोसाइट है उसकी उपस्थिति क्या दर्शाती है कि मंगल ग्रह पर पानी के अस्तित्व के प्रमाण हैं। मंगल पे जो नासा का एक मिशन था, अपॉर्चुनिटी मिशन 2004 का, उसने सबसे पहले वहाँ पे जारोसाइट की खोज की थी। कहाँ पे? मंगल पे। और देखिए, जारोसाइट किसको दर्शाता है? पानी को दर्शाता है, ज्वालामुखी गतिविधियों को दर्शाता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का संकेतक है। तो बात करते हैं कि मातनमाद है वो क्यों खास है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जारोसाइट है वो वहीं पे पाया जाता है। जारोसाइट अन्य स्थानों पे भी मिलता है, जैसे केरल में एक स्थान है, मेक्सिको, कनाडा, जापान, स्पेन, USA, बहुत जगह है वहाँ पे ये मिलता है। लेकिन देखिए, मातनमाद है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पहला है कि दुर्गम और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसलिए आसानी से वहाँ शोध व प्रयोग हो सकते हैं। यहाँ की जो चट्टान और मिट्टी है उसमें क्या है? सल्फेट और क्ले का मिश्रण है, और वो मिश्रण किस प्रकार का है? मंगल सतह से मिलता जुलता है।
और पानी के संपर्क में आने पर यह मिट्टी क्या है, फूलती है। वो भी मंगल जैसी परिस्थितियों का मॉडल है। अब बात करते हैं भूवैज्ञानिक पृष्ठभूमि की। देखिए जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ पे लाखों वर्षों पहले क्या हुई थी, ज्वालामुखी गतिविधियाँ प्रमुख थी। जो ज्वालामुखी राख है जिसमें सल्फर युक्त होता है ना, प्लस समुद्री पानी, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, जारोसाइट का निर्माण होता है। और याद रखिए जो पृथ्वी है उस पर जारोसाइट है वो बहुत ही दुर्लभ है। और ये कहाँ पे, आग्नेय जो गतिविधियाँ उनसे जुड़ा हुआ है। तो आग्नेय अवसादी कायांतरित होता है, तो प्रारंभिक जो चट्टान होती हैं आग्नेय, जो कि ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम है, उसी से ये जुड़ा हुआ है। तो इसरो के प्रयोग और उनका महत्व की बात करें तो मातनमाद है, वहाँ पे मंगल जैसी भूगर्भिक संरचना और खनिज रासायनिक विज्ञान है उसका स्थल बन जाएगा। ये उपयोग किस किस में हो सकता है, तो जो रोवर हैं उनका परीक्षण किया जा सकता है, ड्रिलिंग व खनिज विश्लेषण किया जा सकता है, उपकरणों का परीक्षण किया जा सकता है, जैव रसायन अध्ययन किया जा सकता है वहाँ पे। इसके अलावा भविष्य में जो मंगल मिशन है उनके लिए ये एक फील्ड एनालॉग मिशन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो मंगल अध्ययन के लिए क्या संभावनाएं हैं, तो देखिए जो मंगल की जो प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना और रासायनिक प्रतिक्रिया है उनको समझने में ये सहायक होगा। सल्फेट्स जैसे जो जारोसाइट हैं वो जैविक अणुओं को सुरक्षित रखने में मदद करने की क्षमता होती है। याद रखिए जो जारोसाइट है उसमें क्या है, जो जैविक अणु होते हैं उनको सुरक्षित रखने की भी क्षमता होती है। और जो भविष्य में हम मंगल पे जीवन की खोज कर रहे हैं उसके लिए एक मार्गदर्शक स्थल होगा। अब बात करते हैं अन्य भारतीय स्थल, लद्दाख है ना, वो भी इसरो का एक प्रयोग का स्थल है। आपको पता होगा कि होप मिशन है वहाँ पे, है ना, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, वहाँ पे लद्दाख में इसको लगाया गया है। स्थल कौन सा है, जो तसोकार घाटी है लद्दाख में, वहाँ पे इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जो मंगल व चंद्रमा है वहाँ जैसी जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ है ना। तो देखिए मंगल और चंद्रमा है वहाँ पे पर्यावरणीय परिस्थिति क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, कम दबाव है, माइनस में तापमान रहता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, लद्दाख में भी हैं। तो देखिए दो चीज़ें हो गई, लद्दाख किस रूप में, एनवायरनमेंट के लिए है ना, वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है मंगल व चंद्रमा का, वहाँ सेम कहाँ पे मिलता है, लद्दाख में वातावरण मिलता है। और मातनमाद कैसे मिलता है, स्थलीय एरिया है ना। तो मंगल का जो भूगर्भीय और खनिजीय संरचना है वो कहाँ पे मिलेगी, अब मातनमाद में, और एनवायरनमेंट मिलेगा वो लद्दाख में। तो ये दोनों ही मिलके पूरा वातावरण वहाँ के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, मंगल और चंद्रमा के लिए। इसके बाद बात करते हैं अल्पसंख्यक संस्था और आरटीई अधिनियम को लेके। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है इसमें, इस पे पुनर्विचार की बातें हो रही हैं। तो आपको पता होगा राइट टू एजुकेशन है, एक्ट 2009 में पारित किया गया था। इसमें क्या है कि जो आर्टिकल 21A था, जिसमें क्या है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, उसको लागू करने के लिए आरटी एक्ट 2009 लाया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद जो 30 क्लोज 1 है उसमें क्या कहा गया है कि जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी शैक्षणिक संस्था स्थापित करने, उनको संचालित करने का अधिकार होगा। तो 2014 में एक मामला आता है, परमाति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, आरटीई एक्ट, किस में, अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए। तो देखिए एक इसमें 5 सदस्यों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। इसने कहा कि जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं उन पे लागू नहीं होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें कहा गया कारण क्या है इसका, कि इससे अगर लागू किया जाता है आरटीई एक्ट तो इससे क्या होगा, जो उनका अल्पसंख्यक चरित्र है, अल्पसंख्यक संस्थाओं का जो अल्पसंख्यक चरित्र है वो कमज़ोर होगा, प्रभावित होगा। तो इससे क्या हुआ कि जो अल्पसंख्यक संस्थाएं थी उनको पूरी तरीके से छूट मिल गई। अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखिए एक नई पीठ का गठन किया गया, उसमें कहा गया कि जो ये परमाति जो मामला था 2014 का, उसमें जो छूट दी गई थी वो हमको उचित नहीं लगती है ना, और हम इसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजना चाहते हैं। तो पीठ की इसकी क्या क्या टिप्पणियाँ रही, तो उनका कहना है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर ये लागू होता है वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि उनका अल्पसंख्यक चरित्र है वो नष्ट हो जाएगा, जैसा उस मामले में कहा गया था 2014 के में, बल्कि क्या कहा कि जो आर्टिकल 21A है और आर्टिकल 30 क्लोज 1 है ना, उसके सहअस्तित्व को दिखाता है ये, है ना। क्योंकि देखिए आरटी इन पे लागू होगा तो ये दोनों के साथ सहअस्तित्व में आ जाएगा।
तो इनका कहना है कि ये दोनों में टकराव नहीं है, बल्कि दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो जो RTE एक्ट है ना, उसका सेक्शन 12 क्लोज 1C क्या कहता है कि जो भी कमज़ोर वर्ग, ये वंचित वर्गों के लोग होंगे या बच्चे होंगे, उनको 25% आरक्षण प्रदान किया जाएगा प्रवेश के स्तर पे। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए सामाजिक समावेशन करना है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है 25% आरक्षण, ताकि जो वंचित वर्ग और कमज़ोर वर्ग हैं वो इसमें शामिल हो सकें। लेकिन देखिए अल्पसंख्यक संस्थाओं की पहचान पर असर की बात करें तो कोर्ट का क्या तर्क है कि ये संस्था जैसे अपने वैसे भी अपने समुदाय से बाहर के छात्रों को प्रवेश देते ही हैं, है ना। तो इसलिए कि पारदर्शी प्रक्रिया और राज्य की निगरानी होगी तो किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, और वित्तीय नुकसान भी नहीं है, क्योंकि सरकार है वो इसके लिए अलग से पैसा देती है ना। जो 25% आरक्षण दिया जाता है उसके लिए जो भी खर्चा होता है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो बात करते हैं समाधान की। तो देखिए अल्पसंख्यक संस्थान है 25% सीटों को अपने ही समुदाय के कमज़ोर वंचित वर्गों से भर सकते हैं। इसके बाद आती है TET, है ना, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है ना, वो क्या करती है, न्यूनतम अर्हता तय करती है पढ़ाने के लिए। तो अगर इन अल्पसंख्यक संस्थाओं पे भी RTE लागू होता है तो इससे क्या होगा, जो TET है वो भी लागू हो जाएगा, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे क्या होगा कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बेहतर होगी। लेकिन अगर इनको RTE से बाहर रखा जाता है तो इससे क्या होगा, जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उनको मानकों से मुक्त रखा जाता है, जो कि एक नकारात्मक चीज़ हो सकती है। तो देखिए न्यायालय क्या कहता है कि इस प्रकार की जो छूट है वो अनुच्छेद 30 क्लोज 1 का दुरुपयोग होगा, और ये बच्चों के अधिकारों और न्यूनतम शैक्षणिक मानकों से बचने का औजार बन सकता है। इसलिए जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उनको जो RTE है उसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो उपराष्ट्रपति चुनाव है 2025, उसमें एक है सुदर्शन रेड्डी और दूसरे हैं CP राधाकृष्णन, है ना। तो ये जो सुदर्शन रेड्डी हैं, है ना, ये पहले जज रहे हुए हैं, तो इनकी काफ़ी आलोचना की गई है ना। तो आलोचना इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने एक सलवा जुडूम था, है ना, उसको अवैध घोषित कर दिया था, है ना, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो सलवा जुडूम है क्या, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो देखिए सलवा जुडूम का अर्थ क्या होता है, शांति यात्रा या फिर शुद्धिकरण का अभियान गोंडी भाषा में, और इसकी शुरुआत होती है 2005 से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, जो कि अब बस्तर क्षेत्र है। तो देखिए ये सलवा जुडूम था, एक प्रकार का सरकारी समर्थित जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य क्या था, जो नक्सली हैं उनके खिलाफ ग्रामीण जनता को संगठित करना। क्योंकि आपको पता होगा ये जो नक्सली हैं वो ग्रामीण जनता को भयभीत करते थे, उसके साथ मतलब बदतमीजी करना, मारपीट करना, है ना, उनको लूटना, ये सब किया जाता था, उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता था। तो सरकार क्या चाहती थी कि इस जो सलवा जुडूम है उसके माध्यम से जो नक्सली और ग्रामीण जनता है उनको एक दूसरे के विपरीत खड़ा कर दिया जाए। इसमें विशेषताएं की बात करें तो इसमें क्या होता था, जो ग्रामीण युवा होते उनको विशेष पुलिस अधिकारी बना दिया जाता था और उनको हथियार सौंप दिए जाते थे। तो इससे क्या होता था कि जो नक्सली हैं उनसे मुक्त कराने के लिए कैंपों में बसाया गया, और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समर्थन दिया गया। लेकिन इसकी आलोचना होती है क्योंकि देखिए जो ये अधिकारी बनाए गए उन्होंने क्या है कि जानबूझ के लोगों को मारा गया, निर्दोष आदिवासी उनको मारा गया जानबूझ के ना। तो जबरन जो गांव है वो खाली करवाई, निर्दोष आदिवासी उनको मार गिराया, और इसके कारण क्या हुआ कि जो बहुत सारे लोग थे जो आदिवासी थे, है ना, उन्होंने अपने गाँवों को छोड़ दिया। तो इसी संदर्भ में जो ये सुदर्शन रेड्डी हैं जो उस समय जज थे, उनके द्वारा इसको अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया 2011 में। और उन्होंने कहा कि नागरिकों को हथियारबंद कर नक्सलियों से लड़ने के लिए नहीं भेजा जा सकता, और उसने जो SPOs थे, जो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाता था, उन सबको निरस्त कर दिया और जो ग्रामीण हैं उनको वापस लौटने का आदेश दिया। तो ये सब मामला है। इसके बाद में आता है जो कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको लेके, तो ये तेलंगाना में है, मुख्यतः गोदावरी नदी पे। अब बात करते हैं कि प्रकार की, है ना। तो ये क्या है कि एक प्रकार का विश्व का सबसे बड़ा, याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे, तेलंगाना में है, गोदावरी नदी पे। और 2016 में इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या है, जो गोदावरी नदी है उसके जल को तेलंगाना के शुष्क उत्तर भागों तक पहुंचाना। उपयोग किस में हो रहा, कृषि, सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक
है ना। इसके अलावा बिजली उत्पादन, इन सब में इसका उपयोग किया गया है। तो आप इसको मैप पे देख सकते हैं। इसके बाद में एक एक्ट पारित हुआ है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ऐसा एक्ट हुआ है। अगर मेंस में आ जाए तो वहाँ पे लिख सकते हैं। तो संसद ने बजट सेशन था उसमें इसको पारित किया था और कल से ये लागू हो गया 1 सितंबर 2025 से। उद्देश्य क्या है? जो भी जाली पासपोर्ट और वीज़ा, उन पर कड़ी सज़ा, विदेशियों की गतिविधियों की निगरानी करना और राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करना। इसमें अलग अलग जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। बात यह है कि इसका निहितार्थ क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, जो इलीगल माइग्रेंट आते हैं या फिर आतंकवाद है उन पर अंकुश लग सकता है। हालांकि जो प्रशासनिक बोझ है वो बढ़ेगा। कैसे? जैसे जो होटल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल होते हैं उनको रिपोर्टिंग की बाध्यता की गई है। मानवाधिकार संबंधित भी चिंताएं हैं। तो मानवाधिकार संबंधित चिंताओं की बात करें तो जो अगर मान लीजिए कोई रिफ्यूजी है या फिर असलम सीकर्स है ना, जिसको वास्तव में आवश्यकता है, वो भी यहाँ पे नहीं आ सकेगा। फिर मान लीजिए कि बांग्लादेश में या फिर म्यांमार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण मजबूरवश वहाँ के जो लोग हैं उनको ही भारत में आना पड़ता है ना। तो उस पर भी एक तरीके से प्रतिबंध लगा देगा। तो इससे क्या है, मानवाधिकार संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। और एक तरीके से ये बात करें, जो ये एक्ट है ये भारत को जो वैश्विक की बेस्ट प्रैक्टिस हैं, जैसे यूएसए में यूरोपीय यूनियन की जो इमिग्रेशन कंट्रोल है वह उसके अनुकूल बनाता है या उसके करीब लाता है। इसके बाद बात करते हैं जम्मू बाढ़ समीक्षा बैठक की, है ना। तो इसमें कहा गया है कि जो प्रारंभिक चेतावनी तंत्र है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना, उसको हमें बेहतर बनाना होगा और उसके लिए जो ऐप बने हुए हैं, है ना, उनको अपडेट करना होगा, उनकी क्रिटिकल एनालिसिस करनी होगी। लक्ष्य क्या है कि जो सटीकता उसको और बढ़ाया जाए और लोगों की पहुंच है उसको सुनिश्चित करना। उद्देश्य क्या है इसका, है ना, तो जनहानि है वो पूरी तरह से रोकना, यानी कि जीरो कैजुअलिटी अप्रोच को अपनाना। इसके अलावा जो अमित शाह हैं उन्होंने कहा है कि जो GLOF है, यानी कि ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड, यानी कि जो ग्लेशियल लेक होती हैं, है ना, उनमें क्या है कि अचानक फ्लड आ जाए। मान लीजिए कि ये लेक है ना, उसमें पानी ज़्यादा आ जाए, है ना, तो वो अचानक से फट जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड। तो उनमें क्या है कि उसमें भी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिए हैं किनको, IMD और NDMA को, कि वो जो क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है उसके कारणों का अध्ययन करें और एक भरोसेमंद अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको विकसित करें। तो इसको आप डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो कीवर्ड हैं, है ना, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको बेहतर बनाना, है ना, सटीकता लाना, है ना, जो भी ऐप हैं, है ना, उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना, तो ये हैं आप सुधार में सुझाव दे सकते हैं। तो सुधार के जो सुझाव होंगे वहाँ पे इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक तकनीकी के प्रयोग पे भी कहा गया है कि डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करना, AI का प्रयोग करना, किस में, आपदा प्रबंधन प्रणाली में। अगला है कोयले पे GST, है ना। तो एक ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो कंपेंसेशन सेस है ना, उसको लेके ये चर्चा में है। तो देखिए, सरकार है वो हाल ही में बदलाव कर रही है, जो GST दरें हैं, है ना, और सेस को भी हटाने की बात कर रही है, तो इस कारण से ये चर्चा में है। तो देखिए, जो कोयला है उस पर GST लगता है 5%, लेकिन साथ में सेस भी लगता है, यानी उपकर भी लगता है 5, है ना। तो ये उपकर है ना, ये किस लिए लगाया जाता है? देखिए, जब GST लगाया गया था तो राज्यों को काफ़ी हानि हुई थी। तो राज्यों को हानि हुई थी, उस हानि की भरपाई के लिए, है ना, सरकार के द्वारा सेस लगाया गया था अलग अलग पे। तो उनमें से एक था कोयला। तो देखिए, कोयले के लिए क्या है कि 5% GST तो होता ही है, साथ में शुल्क भी लगाया जाता है, ये सेस भी लगाया जाता है, वो है 400 रुपये प्रति टन। कानूनी रूप से क्या था कि ये जो शुल्क है ये मार्च 2026 में समाप्त होना था, लेकिन जो GST काउंसिल की बैठक हुई है उसके अंतर्गत इसको जल्द से जल्द समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, मतलब ले सकती है, ऐसा है संभावना। तो संभावित बदलाव क्या हो सकते हैं कि इसको समाप्त करना, जो सेस लगाया जा रहा है, कोयले पे जो GST है उसको 5% से 18% बढ़ाना, यानी जो अभी 5% है उसको 18% तक बढ़ाना, और पुराने जो क्लीन पर्यावरण शुल्क है उस जैसी नई लेवी को लागू करना। तो बात करते हैं इसका प्रभाव क्या होगा विभिन्न क्षेत्रों पे। तो देखिए, जो कोयले का अलग अलग लोग यूज़ करते हैं, जैसे एक होता है कैप्टिव कोयला उपयोग करता है, जैसे कि सीमेंट, स्टील, जहाँ वहाँ पे कोयला का यूज़ होता है। तो अगर ये मान लीजिए जो शुल्क लगाया जाता है, जो सेस लगाया जाता है,
तो अगर वो समाप्त होता है तो इससे लाभ होगा। लाभ क्यों होगा? देखिए, जो अभी कोयले पे जो जीएसटी लगता है ना, वो जो कैप्टिव कोयला उपयोग करता है उनको आईटीसी नहीं मिलता है ना, यानी कि आईटीसी नहीं मिलता है। आईटीसी मतलब अगर आपने पहले ज़्यादा चुका रखा हो, है ना, ज़्यादा जीएसटी चुका रखा हो, या फिर इनपुट पे जो जीएसटी चुकाया हो, है ना, उसको वापस मिल जाता है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं जिसको, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि जो कैप्टिव कोल जो उपयोग करते थे उनको ये नहीं मिलता था। तो इसलिए अगर ये समाप्त हो जाता है, क्या शेष पे क्या है, आईटीसी नहीं मिलता है, ये याद रखना आपको। तो ये समाप्त हो जाता है तो इनको तो फ़ायदा ही है। हालांकि अगर ये जीएसटी 18% होता है तो फिर जो टैक्सेबल वस्तु है उनके लिए है ना, वो आईटीसी ले सकते हैं, इसलिए प्रभाव शून्य हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैप्टिव कोयला उपयोग करता है उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो इनके लिए भी अगर ये शेष समाप्त होता है तो लाभदायक होगा। लेकिन अगर जीएसटी वो 18% हो सकता है तो लाभ कम होगा। कारण क्या है कि जो ग्रिड को बिजली बेचते हैं ये, है ना, उन पे ये आईटीसी नहीं ले सकते हैं क्योंकि बिजली है उस पर जीएसटी नहीं है। ये याद आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कोयला ग्रिड की बात करें तो अगर निचले ग्रेड का कोयला है तो उनके उपयोगकर्ता को बचत हो सकती है, लेकिन जो उच्च ग्रेड के उपयोगकर्ता हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। राज्यों के राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जैसे ये मान लीजिए शेष समाप्त होता है तो राज्यों को जीएसटी राजस्व है उसमें नुकसान हो सकता है ना। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में एक डिसीजन दिया था कि राज्य को खान पारिस्थितिकी भूमि है उस पर अपने खनिज कर बढ़ाने का अधिकार है ना। उदाहरण के लिए जैसे झारखंड है, उसने मार्च 2025 में जो कोयला लेवी है उसको 100 रुपये से बढ़ा के 250 रुपये प्रति टन कर दिया। और इससे क्या होगा कि ये जो वाली चीज़ है ना, राज्यों के द्वारा जो लेवी लगाई जा रही है वो बढ़ सकती है। और विपक्ष शासित राज्य हैं वहाँ पे अनुमान है कि जीएसटी राजस्व में फिर 15 से 20% की कमी हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, सरकार के उद्देश्यों की बात करें तो सरकार क्या चाहती है, जो कोयला है उसका उत्पादन बढ़े। कारण क्या है? देखिए, कारण है कि वो थर्मल जो अक्षमता है उसको बढ़ाना चाहती है। 2032 तक इसको 80 गीगावाट तक ले जाना चाहती है। अगर ये है कि अगर इसको 18% पे ले जाया जाता तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए जीएसटी वो 5% पे बनाए रखने का प्रयास होगा ताकि जो कोयले की कीमतें हैं वो प्रतिस्पर्धी बनी रहें। इसके बाद बात करते हैं भारत में 10 वर्षीय जो सरकारी बॉन्ड यील्ड हैं उनका अनपेक्षित बढ़ाव और कारण। मतलब जो सरकारी बॉन्ड हैं जो 10 वर्षीय है उनकी यील्ड है वो काफ़ी बढ़ गई है। यील्ड मतलब जो उपज मान लीजिए या फिर आप ब्याज मान सकते हैं एक तरीके से, कि जो ब्याज है वो बढ़ गया है ना। तो हम इसका कारण क्या है, क्या चीज़ें हुई हैं घटित, वो देखते हैं। तो देखिए, 10 वर्षीय जो सरकारी बॉन्ड है उनकी यील्ड है वो पिछले एक महीने में लगभग 26 बेसिस पॉइंट यानी 0.26% बढ़ा है। जबकि आरबीआई है उसने 7 महीनों में जो रेपो रेट है उसको 100 बेसिस पॉइंट घटा दिया है, जो कि अब वर्तमान में कितना हो गया है रेपो रेट, है ना, 5.50। तो देखिए, जो यील्ड है उसमें जो बढ़ता है उससे निवेशकों को बेचैनी हो रही है, बाजार भावना में बदलाव और ब्याज दरों की बढ़ोतरी को दर्शाता है। ये याद रखिए, किन किन को दर्शाता है कि यील्ड में अगर बढ़ रहा है तो दीर्घकाल में। तो इससे क्या होता है कि निवेशकों को लगता है कि सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेगी, है ना, बाज़ार की स्थिति खराब होने वाली है। तो इससे क्या, जो निवेशक होते हैं उसमें बेचैनी आ जाती है, बाज़ार की जो फीलिंग है उसमें बदलाव आता है। उनको ये लगता है कि भविष्य में हो सकता है जो ब्याज की दरें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो बात करते हैं मुख्य कारण क्या है। देखिए, आरबीआई है उसके द्वारा महंगाई पर सख्त रुख अपनाया गया है। सरकारी उधारी है ना, उसकी बढ़ने की संभावना दिख रही है। विशेष रूप से किस कारण से, जो जीएसटी में सुधार की प्रस्ताव है, अभी जो अलग अलग रेट हैं उनको 2 रेट में लाना और कर प्रणाली में बदलाव, है ना। तो इसके कारण क्या है कि जीएसटी है उसका जो कलेक्शन है वो घट सकता है। ये याद रखना ये पॉइंट कि सामान्यतः क्या होता है कि जब ब्याज दर घटती हैं तो बॉन्ड यील्ड भी गिरती है। याद रखना है आपको कि जब ब्याज दरें घटती हैं तो बॉन्ड यील्ड गिरती है। लेकिन इस बार है वो बाज़ार की प्रतिक्रिया वो अलग रही है। बात करते हैं बॉन्ड यील्ड और निवेशकों के व्यवहार का। देखिए, जब बॉन्ड की जो यील्ड है वो बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड की कीमतें वो गिर रही है, यानी निवेशक हैं उसको बेच रहे हैं। तो देखिए, एक याद रखिए
कि जब किसी चीज़ को बेचा जाता है ना, बेचा तो उससे क्या है, उसकी सप्लाई बढ़ गई। और जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो मूल्य है वो घटना शुरू हो जाता है। ये याद रखना आपको। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे बॉन्ड यील्ड है बढ़ना है ना, तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड की जो कीमत है वो गिर रही है, यानी उसको निवेशक हैं वो लगातार बेच रहे हैं। तो किसी चीज़ की कीमत क्यों गिरती है, मूल्य क्यों गिरता है, क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ गई है। तो इसके कारण क्या होता है कि देखिए, जब चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो खरीदार कम होंगे, है ना। अब वो खरीदार क्या चाहेंगे कि भाई हमें जो यील्ड जो कीमत है वो कम पे दें। जैसे मान लीजिए कि पहले जो बॉन्ड है वो उसकी मूल्य 100 रुपये था, है ना, और इसका वैसे मूल्य मतलब लास्ट में कितना मिलना था, 120 रुपये मिलना था। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए इसकी कीमत गिरनी शुरू हो रही है ना, तो वो क्या कहेंगे कि भाई नहीं, हम इस कीमत पे हम इसको ख़रीदना नहीं चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इसको 80 रुपये पे ख़रीदेंगे, है ना। 80 रुपये का मतलब क्या होगा कि अब उसको 40 रुपये, है ना, ये चीज़ें मिलेंगी। मतलब पहले 20 रुपये मिल रहे थे, अब उसको 40 रुपये मिलेंगे। तो वो क्या है कि चाहेगा कि कम कीमत पे ख़रीदे। तो इससे क्या होगा, जो बॉन्ड की यील्ड क्या 40 रुपये होगी, तो वो बढ़ने का संभावना हो जाती है। देखिए, लंबी अवधि की यील्ड अधिक बढ़ी है, जो संकेत देती है कि निवेशक क्या सोच रहे हैं कि भविष्य में है जो उधारी की लागत है सरकार की वो बढ़ सकती है। आरबीआई के रुख को बाजार ने महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता माना है, कि आरबीआई का जो रुख है वो क्या कह रहे हैं कि महंगाई नियंत्रण उसको करने का प्रयास कर रहा है, जिससे जो लंबी अवधि है उसकी यील्ड तेज़ी से बढ़ी है। अब जीएसटी सुधार की बात करें तो देखिए, सरकार वो चाहती है कि जो जीएसटी स्लैब है उनको कम किया जाए। तो 5% और 18% दो हैं। तो 5% होगा जो आवश्यक वस्तुएं हैं और 18% जो अधिकांश वस्तुएं हैं उनके लिए। हालांकि एक 40% का भी रखा जाएगा जो कि नुकसानदेह हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो चाहे व्यक्ति के लिए हो। उनके वस्तुओं पे 40%, जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, इन पे। तो बाजार को डर क्या है कि अल्पकाल है उसमें राजस्व में कमी हो सकती है और इसको दिवाली तक लागू किया जा सकता है। इससे जीएसटी संग्रह उसमें काफ़ी कमी आ सकती है, लगभग 50-60 हज़ार करोड़ की। तो इससे क्या होगा, जब राजस्व में कमी आएगी तो सरकार को उधारी लेनी पड़ेगी, और अगर उधारी लेनी पड़ेगी तो और फिर जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ जाएगा। तो अब बॉन्ड यील्ड जब बढ़ता है ना, तो बाजार स्थिरीकरण के उपाय किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा और सरकार के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए याद रखना आपको। तो देखिए, विकल्प दो होते हैं, है ना। तो देखिए, एक होता है कि लंबी अवधि के बजाय जो छोटी और मध्यम अवधि के बॉन्ड है वो जारी करना। इसके लिए आरबीआई है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन और या फिर ऑपरेशन ट्विस्ट, ये दो को अपना सकता है। पहली बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको याद होगा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन जब बॉन्ड की बात आती है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि आरबीआई है वो लंबी अवधि के बॉन्ड तो खरीदता है, जिससे क्या है कि आपूर्ति घट जाती है। जब आपूर्ति घटती है तो बॉन्ड की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, और जब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो सीधी सी बात है उसकी यील्ड कम हो जाती है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है ऑपरेशन ट्विस्ट। तो ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध किससे है। तो ये मेनली क्या है कि ये बॉन्ड से है और आरबीआई का है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ही होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि लंबी अवधि के बॉन्ड तो खरीद लिए जाते हैं, साथ ही अल्पकालिक बॉन्ड है वो बेचे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लंबी अवधि की यील्ड है उस पर दबाव कम होता है। अब आरबीआई की नीति और ब्याज दरों की बात करें तो देखिए, वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, 5.5%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो कितनी है, चूँकि जो रेपो रेट होता है उससे 0.25% ये कम होती है, तो 5.25%। और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो 0.25 ज़्यादा होती है, ये हो गया 5.75%। तो देखिए, यही आपको याद रखना है ना। और आरबीआई ने 2025-20 के लिए जो ग्रोथ रेट है उसका अनुमान लगाया 6.5%, महंगाई का अनुमान लगाया 3.1%। ये अभी आप चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। बस ये सबसे जो महत्वपूर्ण है कि बॉन्ड यील्ड के लिए जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखने हैं, और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन और ऑपरेशन ट्विस्ट याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं भारत की जीडीपी वृद्धि और वास्तविक बनाम नाममात्र आंकड़े। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो जीडीपी ग्रोथ के अभी जो आंकड़े दिए गए हैं वो वास्तव में ऐसे नहीं हैं, है ना, अपेक्षा से बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आ जाता है रियल बनाम नॉमिनल जीडीपी, है ना। तो दो चीज़ें याद रखनी है कि रियल जीडीपी और एक नॉमिनल। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या है, देखिए इन दोनों का संबंध है मुद्रास्फीति से।
तभी अंतर आएगा इनमें, ठीक है। तो रियल जीडीपी होती है उसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव घटा दिया जाता है, और नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर पिछले वर्ष में जो आधार प्रभाव बोलते हैं, है ना, आधार प्रभाव, तो अगर पहले मान लीजिए कि जो कीमतें हैं वो कम होती हैं ना, तो अगर उनमें बदलाव आता है ना, थोड़ा सा बदलाव आता है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव दिखता है ना, मतलब ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा दिखती है। और अगर थोड़ा सा भी कम होता है ना, जो कीमतें अगर थोड़ी सी भी गिरती हैं तो प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ये होता है आधार प्रभाव, यानी पिछले वर्ष की तुलना में जो कीमतें अगर उनमें थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो वो ग्रोथ रेट में कम या ज़्यादा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, रियल जीडीपी ग्रोथ है वो मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद है, और नाममात्र जीडीपी है ये आपको प्री के लिए याद रखना है। तो यहाँ पे आ जाता है एक जीडीपी डिफ्लेटर, है ना, याद रखना है इसको, जीडीपी डिफ्लेटर। ये जीडीपी डिफ्लेटर भी किसको दर्शाता है? मुद्रास्फीति को दर्शाता है। तो मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी है उसके बदलाव को दर्शाता है। तो अगर मान लीजिए जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो कम है, तो इसका मतलब क्या है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है उनमें छोटा अंतर है ना, अंतर है वो कम है, यानी कि जो मुद्रास्फीति का प्रभाव है वो ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। लेकिन ये जो आलोचना की गई है कि जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मेनली क्या है, देखिए सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना, इनमें जो आंकड़े हैं वो अलग हैं वास्तव में, है ना। तो सर्विस सेक्टर में जैसे बात करें तो सेवा क्षेत्र है उसको सही तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं किया गया है, यानी इसमें जो मुद्रास्फीति का प्रभाव था उसको प्रॉपर्ली नहीं आकलित किया गया है, जिससे क्या है कि जो वास्तविक वृद्धि है वो अधिक दिख रही है। दूसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखिए एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। तो सामान्य रूप से क्या होता है कि डबल डिफ्लेशन को अपनाया जाता है, मतलब इनपुट के लिए अलग डिफ्लेशन की गणना की जाती है और आउटपुट के लिए अलग डिफ्लेशन की गणना की जाती है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, सिंगल डिफ्लेशन की गणना की जाती है। इससे क्या होता है, जो वास्तविक ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है ना, उसमें 150 बेसिस पॉइंट अधिक है, जबकि जो रियल जीडीपी है वो 20 बेसिस पॉइंट अधिक है। तो ये मतलब है कि इतना ज़्यादा, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस याद रखने का है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो सही से नहीं अपनाई गई हैं, जिसके कारण जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा दिखाई देती है। तो देखिए एक ये याद रखना, ये प्री में डायरेक्टली स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। देखिए जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है ना, कमोडिटी की कीमत बढ़ती है, तो क्या होता है, जो ये देखिए सिंगल वाला सिंगल डिफ्लेशन है ना, वो रियल वृद्धि को कम दिखा सकती है, ये याद रखना है। तो जब कीमतें बढ़ती हैं तो हो सकता है कि जो रियल वृद्धि है वो कम दिखे, जब प्राइस घटती है तब हो सकता है कि जो रियल वृद्धि है वो अधिक दिखाई दे। इसके कारण क्या होगा कि जो वास्तविक जो जीडीपी है और उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक डेटा है ना, उनके बीच अंतर बना रहता है। इसके बाद अंतिम जो हमारा है कि अफगानिस्तान है उसमें भूकंप आया है। तो रविवार को वहाँ पे 6 तीव्रता का भूकंप आया है, बहुत से लोगों की डेथ हुई है, और इसका एपी सेंटर क्या है, जलालाबाद है। अब भूकंप कैसे होते हैं ना, मतलब हैं क्या, किस कारण से उत्पन्न होते हैं, तो आपको पता होगा कि जो धरातल है वो प्लेटों में बटा हुआ है ना, तो इसके नीचे है कि बहुत सारी ऊर्जा है वो बनी रहती है। तो जब कभी भी इनको मौका मिलता है ऊर्जा को मुक्त होने का, है ना, मान लीजिए कि जो बाउंड्री है ना वहाँ पे कुछ हो जाए ऐसा, तो यहाँ पे क्या है, देखिए इसको जो ऊर्जा होती है उसको बोला जाता है इलास्टिक स्ट्रेन ऊर्जा, ठीक है, ये यहाँ पे संकलित रहती है। और जब भी कभी स्लिप होता है ना, दो ब्लॉक के बीच स्लिप होता है, तो इससे क्या होता है, ये ऊर्जा ये निर्मुक्त होती है, जिससे भूकंपीय तरंगें वो उत्पन्न होती हैं। और जो ये है ना, यही एरिया क्या बनते हैं फिर जो फॉल्ट जोन बनते हैं। तो जो भूकंप का शुरू बिंदु होता है जहाँ पे या उत्पन्न होते हैं उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं, और जो 90 डिग्री पे सबसे न्यूनतम दूरी पे होता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। अब देखिए भूकंप की गहराई का महत्व है। देखिए कुछ होते हैं उथले भूकंप मतलब जिनका जो उत्पन्न स्थल है ना, वो कम दूरी पे है, मतलब धरातल के ही नज़दीक है। तो अगर वो 0 से 70 किलोमीटर की दूरी का है
तो वो क्या है, बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो इनकी ऊर्जा मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ऊर्जा सतह से तक अधिक मात्रा में आती है। गहरे भूकंप होते हैं वो ज़्यादा तो खतरनाक होते हैं, मतलब ऊर्जा तो काफ़ी होती है, लेकिन उनकी क्योंकि दूरी अधिक हो जाती है तो ऊर्जा है वो यात्रा के दौरान है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं तीव्रता की और शक्ति की, स्ट्रेंथ की। तो देखिए आपने सुना होगा कि 5 का भूकंप आया है, 6 का भूकंप आया, 7 का भूकंप आया है ना। तो देखिए जो तीव्रता है, मैग्नीट्यूड है ना, अगर हम इससे इस पे जाएंगे या इससे इस पे जाएंगे तो जो स्ट्रेंथ होती है, जो शक्ति होती है वो 10 गुना अधिक होती है। तो देखिए कि 5 वाला भूकंप है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 6 वाले के गुना में 10 गुना अधिक होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान है उसमें भूकंप क्यों अधिक आते हैं। तो देखिए कई फॉल्ट लाइन है वहाँ पे स्थित है, भारतीय यूरेशियन प्लेट है वहाँ पे टकरा रही है, और प्लेट है वो हर साल लगभग 45 मिमी की दर से टकराती है, जिससे क्या है ये भूकंप है वो अत्यधिक भूकंप सक्रिय जोन में आ जाता है। तो ये हिंदू कैसे क्षेत्र है वो काफ़ी संवेदनशील है, ये आपको याद रखना है। तो आज का हमारा डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू।